मान लो हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसकी किसी एक टाइम के ऊपर कोई थर्मोडायनामिक स्टेट है कि इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, इतना वॉल्यूम है, तो वो क्या हो गया स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। कैसे दिखाएंगे उसको आपको पता ही है। ये देखो, मान लो हमारे पास एक थर्मोडायनामिक चार्ट है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कुछ होंगे, प्रॉपर्टीज कुछ होंगी, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता है, मेरे शुरू के लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे। अब सिस्टम की कोई ना कोई एक स्टेट है जिसको हम लिख देते हैं सपोज स्टेट वन। स्टेट वन क्या है? थर्मोडायनामिक स्टेट वन ऑफ द सिस्टम। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक प्रोसेस करवा दी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि सिस्टम एक स्टेट वन से स्टेट टू तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? मान लो कुछ इस तरह से थर्मोडायनामिक पाथ को फॉलो करता हुआ सिस्टम टू स्टेट पर पहुंच गया। टू स्टेट जहां उसके पैरामीटर्स चेंज हो गए, टेम्परेचर अलग हो गया, प्रेशर अलग हो गया, कुछ इस तरह से। ओके, और इस प्रोसेस का हम नाम रख देते हैं, इस पाथ का हम नाम रख देते हैं सपोज पाथ ए। पाथ ए को फॉलो करता करता सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू तक पहुंच गया। और ये जो पाथ हमने ए लिखा है, ये कौन सा पाथ है? इस पाथ को हम कह रहे हैं रिवर्सिबल पाथ। ये भी ध्यान दीजिए कि ये पाथ कौन सा पाथ है? रिवर्सिबल पाथ है। मींस जो प्रोसेस हमने करवाई सिस्टम के ऊपर वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके जी, तो ये तो आपको क्लियर है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं अब थर्मोडायनामिक्स में। अब मान लो इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सपोज कुछ हीट ट्रांसफर हुई, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट गई है, और वो हीट ट्रांसफर कितनी है? लेट दैट हीट ट्रांसफर इज डी क्यू। मैंने डी को इस तरह से डी बार लिखा ना, काट दिया है, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यू क्या है? क्यू है हीट, हीट ट्रांसफर। डी क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर क्या होता है? एक पाथ फंक्शन है। याद होगा आपको, बहुत समझाया मैंने शुरू में आपको। डी क्यू के हम क्या लिखते हैं? इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? पाथ फंक्शन का मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिस्टम वन से टू इस पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है तो इस डी क्यू की कुछ एक वैल्यू होगी। अगर वन से टू कोई और पाथ को फॉलो करता 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 आया तो डी क्यू की वैल्यू अलग हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। इट मींस ये जो हीट ट्रांसफर है, प्रोसेस के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुई है वो पाथ पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। मैंने शुरू में बहुत समझाया था, तो ध्यान दीजिए। डी बार क्यू पाथ फंक्शन है, और डी बार क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर्ड। कितनी हीट ट्रांसफर हुई है? किसमें? प्रोसेस वन से टू में। अगर डी क्यू वन से टू हम लिख दें तो इट इज पाथ फंक्शन बाय नेचर एंड इट रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कितना हुआ? किसमें? प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? इन प्रोसेस वन टू टू। यही इसका मतलब हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास डी बार क्यू वन से टू हीट ट्रांसफर है इन प्रोसेस वन टू टू, और अब हम क्या कर रहे हैं? इस डी बार क्यू को टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं। टेम्परेचर कौन सा? केल्विन स्केल के ऊपर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कौन सा टेम्परेचर है? ये वो टेम्परेचर है जिस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये हीट ट्रांसफर की घटना घटित हुई। क्या कहा मैंने? ये हीट ट्रांसफर कितने टेम्परेचर पे हुआ? वो एक जो टेम्परेचर है वो ही कैपिटल टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यदि मैं डी बार क्यू बाई टी कर लेता हूं, किसके लिए? एक प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए? वन से टू के लिए। वन से टू के लिए। और ये कौन सी प्रोसेस है? ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तब मेरे पास ये जो चीज निकल कर आई है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्सिबल पाथ, यानी कि ये बन गया पॉइंट फंक्शन। ये बन गया पॉइंट फंक्शन, है ना बड़ी जबरदस्त चीज। मैंने क्या कहा आपको? डी बार क्यू वन से टू प्रोसेस के लिए वो तो हीट ट्रांसफर है वन से टू प्रोसेस में, और वो आपको पता है वो पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ अलग हुआ तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। भले ही आप वन से टू ही पहुंच रहे हो, लेकिन अलग अलग रास्ते से जाओगे तो डी बार क्यू अलग हो जाएगा। लेकिन डी बार क्यू को अगर टी से डिवाइड कर दोगे, टी है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये हीट ट्रांसफर हुआ,
तो वो जो आपके पास वैल्यू आई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन जाती है, यानी कि वो पॉइंट फंक्शन बन जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करती है, 1 और 2 के ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। व्हाट आई मीन टू से, अगर सपोज 1 से 2 आप पहुंचे हो ए से, इस रास्ते से, और 1 से 2 आप पहुंचते कुछ इस रास्ते से जो कि रास्ता बी है, तब भी ये वैल्यू सेम आएगी। ये सेम नहीं था, ये वैल्यू सेम आएगी। बस एक शर्त है, वो क्या, रिवर्सिबल होना चाहिए पाथ। ये पाथ रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, कोई तीसरा पाथ है वो भी रिवर्सिबल है। सो फॉर ऑल रिवर्सिबल पाथ्स बिटवीन 1 एंड 2 दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर, ये तो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्सिबल पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्सिबल पाथ, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्सिबल पाथ, यानी रिवर्सिबल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोई भी रिवर्सिबल पाथ ले लो बिटवीन स्टेट्स 1 एंड 2, बिटवीन स्टेट्स 1 एंड 2, उन सभी पाथ्स के लिए, रिवर्सिबल पाथ्स के लिए ये वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो d बार q बाय t है 1 से 2, जो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 पर डिपेंड कर रही है, बीच के पाथ्स पर नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को अगर हम एस लिख दें, एंट्रोपी को लिख दें एस, ध्यान दो, ENTROPY, एक नई टर्म थर्मोडायनामिक्स में आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एंट्रोपी, एस इज द एंट्रोपी, देन DS इज एंट्रोपी चेंज, दैट मींस फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। एंट्रोपी एट स्टेट 2 माइनस एंट्रोपी एट स्टेट 1, क्योंकि 1 से 2 गए थे तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1, वही तो चेंज दर्शाएगा ना। तो देखो आप इस पाथ से चले जाओ, इस पाथ से चले जाओ, 1 और 2 के ऊपर तो ये वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी ना। जैसे यहाँ पे अगर प्रेशर वॉल्यूम का चार्ट है तो P1 ही रहेगा, किसी भी पाथ से आगे जाओ, ठीक है, P2 ही रहेगा। वैसे ही ये जो चीज है, दिस इज प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी। ये डिस्क्रीट वैल्यू है किसी एक स्टेट के ऊपर। स्टेट चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। यहां से यहां पहुंचो इस रास्ते से, यहां से यहां पहुंचो बी रास्ते से, सी रास्ते से, तो ये सेम रहेगी। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स एंट्रोपी चेंज। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रोपी चेंज बिटवीन स्टेट्स 1 एंड 2, दैट इज S2 माइनस S1। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेंज इन एंट्रोपी 1 to 2। उसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या करो आप, d बार q यानी हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लो, 1 से 2 में कितना हुआ और कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ। प्रोसेस आपने लेनी है 1 to 2 और वो रिवर्सिबल होनी जरूरी है, रिवर्सिबल होनी जरूरी है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इसको समझिए। ये क्यों मैंने ऐसा कहा, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, एक चीज और इस लेक्चर में आपको बताता हूं। अगर सपोज प्रोसेस 1 से 2 जो हुई है वो इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू हुई है, ए जो पाथ है वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तब आप इस प्रोसेस के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुआ, दैट मींस d बार q, इतना ही हीट ट्रांसफर हुआ ना इस प्रोसेस में 1 से 2 में, कितने टेम्परेचर पे हुआ, T टेम्परेचर के ऊपर हुआ। तो इसको कैलकुलेट करो 1 से 2 में, और आप कह रहे हो कि वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी, पाथ इरिवर्सिबल था, रिवर्सिबल नहीं था, तब उस केस में ये जो भी वैल्यू आपके पास आई है ना, वो एग्जैक्टली जो एंट्रोपी चेंज है उससे कम होगा। दैट मींस एंट्रोपी चेंज S2 माइनस S1 जो कि DS 1 से 2 है, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो ये दो बातें आपके सामने हैं। अगर तो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए आप ये चीज कैलकुलेट कर लो तो वो बिल्कुल एंट्रोपी चेंज के बराबर आएगा कि प्रोसेस में एंट्रोपी में कितना चेंज आया, सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया। जब सिस्टम 1 पर था तब उसकी कुछ एंट्रोपी थी, जब सिस्टम 2 के ऊपर था तब उसकी कुछ एंट्रोपी थी। तो इस एंट्रोपी में चेंज कितना आ गया 1 से 2 जाने में, उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, d बार q बाय t फाइंड कर लो रिवर्सिबल पाथ के ऊपर जो 1 और 2 को जोड़ता है। लेकिन अगर वो पाथ रिवर्सिबल नहीं है, 1 और 2 के बीच में इरिवर्सिबल है, तब आप d बार q बाय t कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा कम आएगा,
वो हमेशा कम आएगा, लेस आएगा। किससे? जो एक्चुअल में एंट्रोपी चेंज हो रही है 1 से 2 में। सो एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, ये जो टर्म आप कैलकुलेट करोगे रिवर्सिबल पाथ के लिए, उससे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीजें हैं। आज का जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये मैंने एंट्रोपी आपको इंट्रोड्यूस कर दी है, क्योंकि इसको ब्रीफ करना जरूरी था। पहले आपको समझ में तो आए कि हम किसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं अब। और ये पार्ट ए में मैंने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में यानी पार्ट बी में हम जाएंगे, जिसमें मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा, और फिर पार्ट सी में जाएंगे जिसमें ये प्रूव करके दिखाऊंगा, और उसके बाद पार्ट डी में चलेंगे जिसमें कुछ और चीजें एंट्रोपी से जुड़ी हुई डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़ जाइए। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स इसीलिए है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल्स आपके घर बैठे बैठे क्लियर हो जाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट है थर्मोडायनामिक्स की, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जाइए, चेक कीजिए। आपको पूरे कोर्स में डिलीवर किए हुए मेरे लेक्चर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस में मिल जाएंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, और चैनल को ध्यान से विजिट करोगे तो और भी कोर्सेज की प्लेलिस्ट मेरे लेक्चर्स की आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं पार्ट बी में, जिसमें इसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे करके ये 3-4 लेक्चर्स आप देखोगे तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।